धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। मैं हूं पद्मजा जोशी। आज आप टेलीविजन पर पहली बार अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की तस्वीर देखेंगे। आप पहली बार देखेंगे कि भगवान श्री राम का मंदिर अब तक कितना बन चुका है। आपको याद होगा कि हाल ही में भूमि पूजन को 1 साल पूरा हुआ था। हम आपको आज पहले चरण के मंदिर निर्माण की तस्वीर सीधे अयोध्या से दिखाएंगे। राम मंदिर निर्माण का काम बेहद तेजी से चल रहा है। हम आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में आप अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन खुद जन्मभूमि अयोध्या में जाकर नए राम मंदिर में कर सकेंगे। अभी फिलहाल कहां तक पहुंचा है मंदिर का निर्माण, देखिए अयोध्या से ये धाकड़ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य निर्माण की तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। आपके आराध्य भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब तक कितना बन गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं और जो जगह आप देख रहे हैं ये दरअसल जो मंदिर का गर्भगृह है वो हिस्सा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नींव का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। कंक्रीट की जो 1-1 फीट की जो लेयर है वो बिछाई जा चुकी है। जो आप बीच में लहराता हुआ भगवा झंडा देखेंगे वो आप तस्वीरों में देखकर समझिए कि यही वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भूमि पूजन किया था। मंदिर का फिलहाल अभी जो रामलला विराजमान हैं उन्हें अस्थायी तौर पर दूसरी जगह पर रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जब मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो वह उन्हें वापस यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर का आधार तैयार हो गया, जिसमें 48 लेयर का कंक्रीट बिछाने का काम पूरा हो चुका है। 400 फीट बाय 300 फीट के भूखंड में कंक्रीट की मोटी लेयर बिछाकर गर्भगृह तैयार किया गया है। गर्भगृह के नीचे 14 मीटर मोटी चट्टान डाली गई है। जो 300 से 400 फीट की खुदाई की गई थी उसमें ये देखा गया था कि कुछ मलबा मिला था। हालांकि उसके थोड़े ही समय के बाद यहाँ पर जो सरयू नदी की रेत है वो मिल गई थी और उसके बाद तकरीबन 48 जो लेयर है कंक्रीट की आरसीसी की उसे बिछाया गया है। 1-1 फीट की लेयर है और ये वो जगह है जहाँ पर आप आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर है उसे बनकर तैयार देख सकते हैं। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का काम जिस तेजी से चल रहा है, हैरानी नहीं होगी कि अगले 2 महीने में दूसरे फेज का काम पूरा हो जाए। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर 2023 तक भगवान राम को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा और राम भक्तों के लिए राम मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। मंदिर का निर्माण कार्य जनमानस देख रहा है, उसके लिए व्यवस्था कर दी गई है। आप अपनी दाईं ओर देखें, एक लंबी जाली लगाई गई है दीवार में। शेष दिसंबर 2023 तक या 2023 की दिसंबर में हम भक्तों को गर्भगृह में भगवान के दर्शन कराना प्रारंभ कर देंगे। ये नींव का काम हुआ है और अभी 48 लेयर इस पर पड़ी है। आने वाले दिनों में ये लेयर पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर पत्थरों का काम प्रारंभ होगा। फिलहाल जो है ये मानकर चला जा रहा है कि अक्टूबर में जो है पत्थरों का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति द्वारा तैयार अंतिम योजना के मुताबिक राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 6 देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण भी किया जाएगा। आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत, अयोध्या। सूत्रों में बता रहे हैं कि 12 महीने में पहले दर्शन कर पाएंगे भक्त और 2024 होते होते मंदिर का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला के दर्शन की उनके भक्त तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में सीरियल ब्लास्ट का प्लान बना रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि भारत में सीरियल ब्लास्ट की साजिश में पाकिस्तान की ISI और 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनाहगार दाऊद इब्राहिम शामिल है। हमारे संवाददाता मोहित ओम और अनुज मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे भारत में त्योहार के मौसम में सीरियल ब्लास्ट का प्लान पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी बना रहे थे। साल 1993
मुंबई, हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने मुंबई में 13 जगहों पर बम ब्लास्ट कराया था। 257 बेगुनाह मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की तर्ज पर एक बार फिर सीरियल ब्लास्ट कराने की तैयारी कर रहा था। आईएसआई को जब ये महसूस हुआ कि दाऊद इब्राहिम एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जैसा बैंक में होता है वैसा हो गया है, लिहाजा उन्होंने उससे कहा कि हिंदुस्तान में बिल्कुल 26/11 जैसा बम्बई में होता वैसा किया जाए। उसने जिम्मेदारी अपने भाई को दी और वहां पे ट्रेनिंग प्रारंभ हुई। ऐसे आतंकवादी जो देश को दहलाना चाहते थे, जो बेगुनाहों की हत्या करना चाहते थे, उन 6 आतंकवादियों की पैरवी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं। आतंकियों पर कार्रवाई को हिंदू मुसलमान का रंग दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता जाता है। आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करने का खेल शुरू हो गया है। आगे और न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। आतंकवादियों पर कार्रवाई को अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को चुनावी सियासत दिखाई देती है। खैर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में आतंकी ओसामा और ज़ीशान ने कबूल किया है कि उन्हें ब्रिज और रेलवे ट्रैक उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई थी। पूछताछ में इन आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इन आतंकियों ने बताया है कि इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी, खासतौर पे जिसान और ओसामा को जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, उन्हें इस बात की ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरीके से उन्हें रेलवे ट्रैक और ब्रिज को उड़ाना है। ये लगातार रेकी कर रहे थे ऐसे रेलवे ट्रैक और ब्रिज की जहां पर धमाका करने पर कैजुअलिटी ज्यादा होती। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को पाकिस्तान में आईएसआई के इशारे पर ट्रेनिंग दी गई थी। दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और इनके तार पाकिस्तान की आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर आईएसआई भारत में खून की होली खेलने का प्लान बना रहा है। भारत में जब त्योहारों का समय है, उस समय में यहाँ पर वो आतंक फैलाना चाह रहे हैं। टेरर मॉड्यूल के खास आतंकवादी समीर कालिया को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से पकड़ा जाना भी बेहद नाटकीय रहा। खुफिया एजेंसी लगातार जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया और मूलचंद पर नजर रख रही थी। समीर कालिया गोल्डन टेम्पल ट्रेन से सफर करने वाला है। इसकी सूचना स्पेशल सेल को मिली। स्पेशल सेल की टीम भी गोल्डन टेम्पल ट्रेन पर सवार हुई। स्पेशल सेल की टीम समीर कालिया के दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रही थी। समीर कालिया को भी एहसास हो चुका था कि वो स्पेशल सेल के जाल में फंस चुका है। कोटा में ट्रेन से उतरकर वो फरार होने की फिराक में था। तभी स्पेशल सेल की टीम ने उसे दबोच लिया। पाकिस्तान के इशारों पर जो देश को दिलाने की साजिश रची जा रही थी और जो टेरर का नया मॉड्यूल सामने आया था, जिसमें आईएसआई और अंडरवर्ल्ड को दोनों का गठजोड़ दिख रहा था, उसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने निष्क्रिय किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 6 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। खासकर दिल्ली से जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था ओसामा, उससे पूछताछ में काफी सारे जो नए खुलासे हैं वो हैरान करने वाले हैं कि जिस तरह से ओसामा का पिता जो दुबई में बैठा है उसदुर रहमान, वो इस पूरे मॉड्यूल का एक मास्टरमाइंड था, जिसको पाकिस्तान के कर्नल ने चुना था कि इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट में आरडीएक्स का इस्तेमाल होना था। पूछताछ में हुए खुलासे में यह भी पता चला कि इन लोगों को ओमान से बोट के जरिए ईरान की समुद्री सीमा तक ले जाया गया। ईरान की समुद्री सीमा से दूसरी बोट के जरिए आतंकवादियों को गांदरबल जियोनी पहुंचाया गया। वहां से हट्टा के फार्म हाउस लाया गया, जहां इन्हें ट्रेनिंग दी गई। हाल ही में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान पता चल रहा है कि पाकिस्तान अपनी जमीन पर इनको ट्रेनिंग दे रहा है। वैसे मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक दुनिया में जितने भी बड़ी बड़ी आतंकवादी की घटनाएं होती हैं, उन सब के तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, सबके लिंक पाकिस्तान के साथ होते हैं। पाकिस्तान जिसको कहना चाहिए आज टेररिस्तान बन गया है, दहशत की जगह बन गई है। दुनिया के जितने दहशतगर्द हैं उनको वहां पर पनाह मिलती है।
आतंकवादियों से पूछताछ के बाद कई ऐसे सुराग मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे लोगों ने इनकी मदद की। इसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इसका एक और मतलब ये भी है कि त्योहारों पर खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। आतंकी हमले का खतरा और बढ़ गया है। कारण दो, पहला, अफगानिस्तान में तालिबान ने जब जेल से सभी कैदियों को रिहा कर दिया तो उसमें बहुत सारे इस्लामिक स्टेट खुरासान और अल कायदा के आतंकी पाकिस्तान आ गए और जिन्हें बाकायदा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का इस मामले को लेकर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस करने की योजना है, जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़े विभागों के बड़े अफसर शामिल होंगे और पकड़े गए 6 आतंकवादियों के टेरर प्लान की समीक्षा की जाएगी। टेरर मॉड्यूल के ज्यादा से ज्यादा सुराग तलाशने की कोशिश की जाएगी। अनुज मिश्रा के साथ मोहितों, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाकिस्तान परस्त आतंकवादी देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने उनका प्लान तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन राहुल गांधी सियासी धमाका करने में सफल हो गए। राहुल गांधी ने मां दुर्गा और मां लक्ष्मी पर एक बयान दिया है जिससे यह सियासी धमाका हुआ है। राहुल गांधी ने बीजेपी नेताओं पर हिंदू धर्म की दलाली का आरोप लगाया है। इसके बाद अब राजनीति जाहिर सी बात है बेहद गर्मा गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने की अब तैयारी भी कर ली है। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। मौका तो था महिला कांग्रेस का नया लोगो लॉन्च का, लेकिन इस मंच का इस्तेमाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हल्ला बोलने के लिए किया। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर देवी लक्ष्मी और दुर्गा के अपमान का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये झूठे हिंदू हैं और धर्म की दलाली करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी का पलटवार आने में ज्यादा देर नहीं लगी। कुछ ही देर में बीजेपी के नेताओं ने उन पर हल्ला बोल दिया। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी को जवाब दिया और कहा कि राहुल गांधी ने पहले जवानों के लिए खून की दलाली शब्द का इस्तेमाल किया था, अब वो हिंदू देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपमानजनक है। राहुल गांधी जी ने पुनः हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है। मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, मां सरस्वती करोड़ों लोगों के भावनाओं के केंद्र हैं। भगवानों को राजनीति के बीच में लाना, उनके विषय में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो अनुचित है, ये कहना कि देवी की शक्तियां क्षीण हो गई, देवी की शक्तियां कम हो गई, ये कहना कि देवी मां हार गई और ये कहना कि दुर्गा जी के ऊपर आक्रमण हुआ, मुझे लगता है ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी धर्म के लिए करना ये अनुचित है। भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराने की बात कह दी। हिंदुओं को डराना कांग्रेस बंद करे। अब तो हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी का राज है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कश्मीर से 370 भी हट गई और वहां पर 100 फीट के ऊपर देश का तिरंगा भी फहराया जा रहा है। कल आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी कराई जाएगी और आपने जो हिंदुओं का अपमान किया है, आप सहित पूरी कांग्रेस को हिंदू और हिंदुस्तान से माफी मांगनी होगी हिंदू देवी देवताओं के अपमान के कारण। मैं एफआईआर कराऊंगा। बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने राहुल गांधी के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि आरएसएस के बारे में जानने के लिए उन्हें शाखा में जाना चाहिए। He doesn't know anything about the RSS. Let him go and see what is happening over there, and he can also discuss. राहुल गांधी ने इस मंच से बीजेपी और आरएसएस पर महिलाओं को आगे नहीं आने देने का आरोप लगाया।
राहुल ने सवाल पूछा कि महात्मा गांधी की तस्वीरों में आसपास 2-3 महिलाएं दिखती हैं, लेकिन मोहन भागवत की तस्वीर में कोई महिला क्यों नहीं दिखती? आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी, सही? मोहन भागवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है? कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। राहुल के इस बयान पर भी राजनीति शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पास आ रहा है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों में खुद को हिंदू साबित करने की होड़ सी मच गई है। आज मुंबई क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के खिलाफ करीब 1,500 पन्ने की चार्जशीट दायर की है। इसमें राज कुंद्रा को पॉर्न स्कैंडल का मास्टरमाइंड बताया गया है। खास बात यह है कि मुंबई पुलिस की चार्जशीट में उनकी पत्नी और एक्टर शिल्पा शेट्टी का भी नाम शामिल है। शिल्पा शेट्टी को चार्जशीट में एक गवाह के तौर पर दिखाया गया है। क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में यह कहा है कि राज कुंद्रा ने फिल्म लाइन में स्ट्रगल कर रही लड़कियों की आर्थिक मजबूरियों का फायदा उठाया, उन्हें अश्लील फिल्में करने का लालच दिया। राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल और कुछ दूसरे टेक्निकल सुराग भी जमा किए हैं। उन पर कई सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने अपनी चार्जशीट में 2 और वांटेड अपराधियों के नाम शामिल किए हैं। इसमें पहला नाम है यश ठाकुर उर्फ अरविंद श्रीवास्तव का। वो रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर में रह रहे हैं। और दूसरा नाम है राज कुंद्रा के बहनोई यानी प्रदीप बख्शी का। प्रदीप भी फिलहाल अभी लंदन में है। पुलिस की चार्जशीट के आधार पर यश ठाकुर का नाम एक और आरोपी तनवीर हाशमी से हुई पूछताछ के दौरान सामने आया है। यश पर अश्लील सामग्री उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस को ठाकुर और हाशमी के बीच का बैंक ट्रांजैक्शन, ऐसा उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच में कैसे बैंक ट्रांजैक्शन हुआ, इसकी उन्हें जानकारी है। इस चार्जशीट पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरुणील। इस चार्जशीट के मुताबिक कैसे चलता था पूरा रैकेट, अब आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं? अगर हम इस चार्जशीट जो 1500 पेजेस की, लगभग 1500 पेजेस की चार्जशीट मुंबई पुलिस ने जो फाइल की है, इसमें राज कुंद्रा को मास्टरमाइंड बताया है ये पूरे अपॉन रैकेट का, उसके सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे तो पहली बात तो शिल्पा शेट्टी को विटनेस बताया गया है। शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट भी उसमें चार्जशीट में है, जिसमें शिल्पा शेट्टी ये बता रही है कि उन्हें इस पॉन रैकेट के बारे में पता नहीं था। उन्हें ये 2 जो एप्स जो रडार पे थे, हॉटशॉट और बॉलीवुड फेम, उन दोनों एप्स के बारे में पता नहीं था। और वो अपने खुद के शूटिंग में, अपने खुद के एडवर्टीजमेंट एंडोर्समेंट्स में इतने बिजी रहती थी कि उन्हें राज कुंद्रा क्या करते हैं वो पता नहीं था। बट क्या ये सच में सही था, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। बिकॉज शर्लिन चोपड़ा, वो भी एक दूसरी विटनेस है, एक एक्ट्रेस है, उन्होंने भी बाहर आके ये बोला कि अगर कोई ये बात को माने तो फिर ये ऐसा होगा कि येड़ा बन के पेड़ा खाना, मतलब शिल्पा शेट्टी वो कर रही है, ऐसा शर्लिन चोपड़ा ने बताया। अभी हम अगर डैमनिंग चार्जेस, जो सीरियस चार्जेस राज कुंद्रा के अगेंस्ट मुंबई पुलिस ने लगाए हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो क्लियरली ये बताया गया है कि कैसे जो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस, वो एक्ट्रेसेस जिनके पास पैसे की कमी थी बिकॉज लॉकडाउन हो गया था, शूटिंग नहीं चल रही थी, वैसे एक्ट्रेसेस को टारगेट किया जाता था राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से। और उन्हें यह बोला जाता था कि वेब सीरीज बना रही है। वेब सीरीज बनाने के लिए जब वो पहुंचते थे तभी उनको ब्लैकमेल किया जाता था, फोर्स किया जाता था पॉर्न फिल्म में एक्ट करने के लिए। और उसी बेस पे एक कंप्लेंट मालवनी पुलिस स्टेशन में फाइल हुई थी। और जब मालवनी पुलिस मड आइलैंड के बंगलों पर जाकर देखी थी तो अभी वहां पे उन्हें पॉर्न फिल्म लगभग बनते हुए दिख गई थी और लोगों को उन्होंने वहां से अरेस्ट किया था। फिर जो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें सामने आया कि राज कुंद्रा एक मास्टरमाइंड है। अभी इसमें और भी एस्पेक्ट्स सामने आए हैं, जैसे कि जब मुंबई पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा था तभी बहुत सारे एविडेंसेस आए थे, उनके ऑफिस से भी एविडेंसेस आए थे। वो क्लियरली ये एस्टैब्लिश करते थे कि राज कुंद्रा का क्लियर ये लिंक है इन दोनों ऐप के साथ और उनको पैसे का भी प्रॉफिट इससे हो रहा था। कितने पैसे का प्रॉफिट हो रहा था इसका एविडेंस राज कुंद्रा ने डिलीट कर दिया था, ये भी चार्जशीट में क्लियरली मेंशन है।
और एक बात इंपॉर्टेंट हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब शिल्पा शेट्टी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था मुंबई पुलिस के साथ, तभी उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने राज कुंद्रा को इस बारे में जागरूक किया था। उन्होंने राज कुंद्रा को इस बारे में क्वेश्चन किया था कि जो आर्म्स प्राइम एंटरटेनमेंट उनकी कंपनी है, आर्म्स प्राइम प्राइवेट लिमिटेड, बेग योर पार्डन, वो पॉर्न फिल्म्स बनाती है, तो वो क्यों ये कर रहे हैं। तभी राज कुंद्रा ने उन्हें बोला था कि इससे उन्हें बहुत मुनाफा हो रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं, बहुत पैसा कमाने मिल रहा है। ये शिल्पा शेट्टी ने अपने स्टेटमेंट में मुंबई पुलिस को बोला था। शिल्पा शेट्टी का क्या रोल बड़ा है? क्या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसे बोला जाता है, मतलब जो प्रॉफिट राज कुंद्रा बना रहे थे, क्या वो प्रॉफिट शिल्पा शेट्टी के अकाउंट में भी ट्रांसफर हुआ? अगर वो हुआ है तो शिल्पा शेट्टी क्लियरली एक पार्टी बनती है ये पूरे क्राइम में। अभी वो खुलासा थोड़े दिन में होगा, इस पर हमारी कड़ी निगरानी रहेगी। राज कुंद्रा अभी बेल के लिए अप्लाई क्लियरली कर सकते हैं, बिकॉज सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हो गई है। जी, सारी जानकारी के लिए अरुणील आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहां दिल्ली से मुंबई की दूरी 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बाय रोड जाने के लिए आपको 24 घंटे या उससे ज्यादा का वक्त लग जाता है, लेकिन मार्च 2023 से अगर आप दिल्ली से मुंबई बाय रोड जाएंगे तो महज 12 घंटे में आपकी पूरी जर्नी खत्म हो सकती है, क्योंकि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, उसका निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे का मुआयना आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। हमारी टीम उनके साथ थी। और आज की क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी खबर, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने T20 कप्तानी से हटने का आज फैसला ट्विटर पे डाला। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट भारतीय टीम की T20 कप्तानी छोड़ देंगे और उनकी जगह पर रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी जा सकती है। इस बात को लेकर हाल ही में आपको याद होगा काफी चर्चा हुई थी। हालांकि विराट कोहली वनडे और टेस्ट में अभी भी भारतीय टीम की अगुवाई करते रहेंगे। टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता वैभव भोला हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या विराट कोहली पर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा था, बहुत ज्यादा उनका काम बढ़ गया था, या फिर बोर्ड की ओर से दबाव बनाया गया? देखिए पद्मजा, क्या होता है कि जब आप पहले कप्तानी करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम की, वहाँ पर आप टीम को जीत नहीं दिलवा पाते। 2019 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स में आप हारकर बाहर हो जाते हैं, और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेला गया था उसको भी आप नहीं जीत पाते। तो एक दबाव लगातार ये विराट कोहली के ऊपर बन रहा था कि बतौर कप्तान उन्होंने कोई भी ICC की ट्रॉफी नहीं जीती, और साथ ही कभी भी विराट की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने IPL का खिताब नहीं जीता। तो ये लगातार उनके ऊपर प्रेशर बन रहा था। तो शायद उसके बाद कुछ दिन पहले BCCI सचिव जय शाह और सौरव गांगुली की विराट से मुलाकात हुई होगी, और शायद विराट को ये हिंट दिए गए होंगे कि अगर आप 2021 जो T20 वर्ल्ड कप होना है इस साल UAE में, अगर आपकी कप्तानी में इंडियन टीम वहाँ नहीं जीतती तो शायद हम उसके बाद आपको कप्तानी से हटा देंगे, हम रोहित शर्मा को कप्तानी दे देंगे। तो ये हिंट्स दिए गए होंगे, जिसके बाद विराट कोहली ने ये खुद मन बनाया होगा कि अगर आपने ये फैसला ले लिया है कि वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले ही आप मेरी कप्तानी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं वर्ल्ड कप से पहले ही 1 महीना ये आके बता देता हूं कि वर्ल्ड कप तक ही मैं सिर्फ कप्तान रहूंगा, उसके बाद मैं कप्तानी नहीं करूंगा। हिंदुस्तान में ये बहुत ही ना लंबे समय से हमेशा रहता है कि कोई भी कप्तान अनटिल अनलेस आप महेंद्र सिंह धोनी, कोई भी कप्तान कभी कप्तानी छोड़ता नहीं है। तो ये अंदर की जो खबर है, अंदर की बात वो यही है कि शायद विराट कोहली को एक हिंट दिया गया होगा कि अगर आपकी कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप नहीं जीता तो हम रोहित शर्मा को कप्तान बनाएंगे। तो उन्होंने शायद इस बात से दुखी हो गए होंगे, शायद उनको ये बात हर्ट हुई होगी कि आप वर्ल्ड कप के बाद की जो कप्तानी है वो अभी से आप उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो शायद उन्होंने उससे पहले ही कहा ठीक है, अगर आपने इस तरह से आना है तो मैं 1 महीना पहले वर्ल्ड कप से पहले ये ऐलान कर देता हूं कि मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं वर्ल्ड कप के बाद। होता ऐसा नहीं है जी। अगर विराट को कप्तानी छोड़नी भी होती, अगर खुद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का मन बनाया होता तो T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली छोड़ते। जितना मैं उनको जानता हूं, आज से नहीं 2008 से विराट कोहली को मैं जान रहा हूं, तब से उनको फॉलो कर रहा हूं। अंडर 19 वर्ल्ड कप हिंदुस्तान ने विराट की कप्तानी में जीता था, तब से आज तक में हम विराट को जानते हैं। तो इस तरीके से डिसीजन विराट ने जो लिया है ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है जी। वैभव एक सेकंड हमारे साथ रुकिए। विराट कोहली के कोच इस वक्त बोल रहे हैं, राजकुमार शर्मा जी, उनको सुन लेते हैं। ये काफी मेरे से डिस्कशन भी हुए थे उनके इस बात को लेकर। तो तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करना इतने लंबे समय से काफी प्रेशर गेम होता है, मतलब काफी प्रेशर होता है प्लेयर के ऊपर। तो उसी के मद्देनजर उन्होंने ये फैसला लिया है और मुझे लगता है कि ये राइट टाइम पे और एक सही फैसला है। इस फैसले के बाद सर आपकी कुछ बात हुई विराट जी से?
मेरी तो रोजाना बात हो रही थी इस विषय को लेकर, क्योंकि मुद्दा काफी बड़ा था, तो काफी हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे इस बात को लेकर। और मुझे मालूम मतलब आई वाज श्योर कि ऐसा होने वाला है और ऐसा हुआ। तो जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत सोच समझ कर लिया गया फैसला है, और ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में या किसी प्रेशर में कोई ये फैसला नहीं लिया गया। उसने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। और सर ये भी कई जगह पे बात चल रही है या लोग जो है उसको अलग तरह से देख रहे हैं, सिर्फ